वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम इन दिस क्लास। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं C4 पैथवे को। कल की क्लास के अंदर हमने C3 पैथवे को कंप्लीट किया था। C3 पैथवे के अंदर हमने ये देखा था कि हम लोग जब फोटोसिंथेसिस की पूरी प्रोसेस की बात करते हैं तो उसमें हम दो फेज बात करते हैं। एक होता है लाइट फेज, दूसरा होता है डार्क फेज। लाइट फेज जिसको हम लोग हिल रिएक्शन भी कहते हैं और डार्क फेज जिसको हम लोग ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क फेज के अंदर ही हमारी C3 साइकिल, C4 साइकिल और हमारा कैम साइकिल आता है। C3 के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कस किया था। C3 साइकिल जो होती है उस C3 साइकिल के अंदर हमने देखा था कि पहला स्टेबल कंपाउंड हमारा 3 कार्बन कंपाउंड होता है, दैट इज फोस्फोग्लाइसरिक एसिड। इसलिए हमने साइकिल को नाम दे दिया C3 साइकिल। ये साइकिल हमारी कहाँ पे होती है? इसकी लोकेशन थी मेसोफिल सेल में और ये आपके नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्लांट के अंदर होगी। मतलब जितने भी हायर प्लांट्स हैं उनकी नॉर्मल एनवायरमेंटल कंडीशन के अंदर उनकी मेसोफिल सेल के अंदर आपका C3 साइकिल चलता है। बिकॉज C3 साइकिल के बाद ही कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, एज यू कैन सी इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, अब हम बात करते हैं C4 पैथवे की। C4 पैथवे जो एक ऐसा पैथवे है जिसके अंदर हम कुछ ऐसी एडवर्स कंडीशन होती है एनवायरनमेंट के अंदर जब प्लांट को C3 साइकिल के साथ साथ वहां पे एक और एडिशनल यहाँ पे साइकिल चाहिए होती है। बिकॉज कंडीशंस ऐसी हो जाती है, आपको पता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं ना बहुत जल्दी मॉडिफाई करते हैं। तो जब भी एडवर्स कंडीशन आती है तो उनके अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशन होते हैं जो उन्हें एनवायरनमेंट के अंदर सस्टेन करने के लिए हेल्प करते हैं। C4 साइकिल ऐसा ही एक मॉडिफिकेशन है जो शो करता है। जो प्लांट आपके ऐसी कंडीशन में, हम यहाँ पे इस चीज को देखते हैं कि हमारा जो C4 साइकिल है ये किन प्लांट के केस के अंदर आपका होगा। ठीक है, C4 साइकिल के मैं यहाँ पे अगर अदर नेम की बात करूँ तो इसे हम लोग हैच स्लैग साइकिल भी कहते हैं। अब हैच स्लैग साइकिल हम इसे क्यों कहेंगे? क्योंकि फर्स्ट पर्सन जिसने C4 साइकिल को एक्सप्लेन किया था वो थे हमारे हैच और स्लैग, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया हैच स्लैग साइकिल। ठीक है, इसके और भी नाम है जिसको मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी। जब हम प्रोसेस को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा इनके बाकी के नाम क्यों है। C4 साइकिल जो इसका नाम रखा गया है वो इसलिए रखा गया है क्योंकि जस्ट लाइक योर C3 साइकिल, C4 साइकिल के अंदर भी जो पहला स्टेबल कंपाउंड बनता है ये 4 कार्बन कंपाउंड है जिसे हम कहते हैं ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसीलिए हमें साइकिल का नाम C4 साइकिल रखा। ठीक है, अब हमने कहा कि प्लांट के अंदर जब कुछ एडवर्स कंडीशन आती है तभी हमारी C4 साइकिल होती है। तो अब हमें ये पता होना चाहिए कि वो कौन सी एडवर्स कंडीशन है जिसकी वजह से प्लांट को एक नई साइकिल को अडेप्ट करना पड़ा। तो देखिए हमारे जो प्लांट के पास, देखिए आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस का जो रेट है वो हमारे टेम्परेचर से, नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट से अफेक्टेड होता है। टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता है एट सम लिमिट, कुछ लिमिट्स के साथ में, फिर उसके बाद वो डिक्रीज भी होने लगता है। ठीक है, मतलब ये कि बाहर की एक जो एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन है और इंटरनल फैक्टर्स हैं वो आपकी फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो उसी में अगर हम एक्सटर्नल फैक्टर की बात करें तो हम कह सकते हैं कि हाई टेम्परेचर फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करता है। इसी हाई टेम्परेचर के साथ में एनवायरनमेंट के अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है वो भी हमारी उसको फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करेगी। तो हम कह सकते हैं कि अगर एनवायरनमेंट के अंदर ड्रॉट की कंडीशन जनरेट हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगा। हाई टेम्परेचर होने से आपका जो ग्राफ होता है, अगर हम इसको एक ग्राफिकल फॉर्म में समझे, हाई टेम्परेचर होने से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एक बार तो आपका इंक्रीज होता है, फिर उसके बाद सर्टेन लिमिट के बाद वो डिक्रीज होने लगता है। सो हाई टेम्परेचर भी समहाउ आपके फोटोसिंथेसिस की रेट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो अगर एनवायरनमेंट के अंदर हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन है, ड्रॉट की कंडीशन जनरेट हो जाती है, या फिर हाई ऑक्सीजन कंटेंट अगर एनवायरनमेंट में होता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर प्लांट जो है वो कुछ एडेप्टेशन कर लेते हैं। अब ये दो फैक्टर तो आपको समझ में आ गया। हाई ऑक्सीजन कंटेंट का क्या रिलेशन होगा? देखिए हमारा जो प्लांट होते हैं ना उन्हें फोटोसिंथेसिस के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए होती है और ऑक्सीजन को वो इवॉल्व कर देते हैं, है ना। ऑक्सीजन तो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है,
पर जब तक उसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फोटोसिंथेसिस के अंदर हम लोग कार्बन का ही फिक्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो कार्बन का फिक्सेशन वो तभी कर पाएगा जब एनवायरनमेंट से वो कार्बन डाइऑक्साइड को ले पाएगा, इनटेक कर पाएगा। अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम रहता है तो भी रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अफेक्ट होता है। कैसे होता है? क्योंकि प्लांट जो होते हैं वो गैसेस एक्सचेंज के टाइम पे दोनों ही गैसेस को कंज्यूम कर रहे हैं ना, एनवायरनमेंट में जितनी भी गैसेस उन सभी को ही तो वो इनटेक कर रहे हैं, उनका अपटेक कर रहे हैं ना। उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और बाकी सबको रिलीज कर दिया जाता है। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट कम रहेगा, ऑक्सीजन का कंटेंट ज्यादा रहेगा, तो प्लांट फोटो रेस्पिरेशन को शो करने लगता है। अब ये फोटो रेस्पिरेशन क्या है देखिए। फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इतना याद रखिए, फोटो मतलब लाइट की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन लाइक एक प्रोसेस हो रही है। रेस्पिरेशन लाइक का प्रोसेस मतलब ये हुआ कि जब एनवायरनमेंट में हाई ऑक्सीजन का कंटेंट अवेलेबल होता है तो प्लांट क्या करते हैं, वो C3 साइकिल को ना चला के, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन ना करके, वो क्या करते हैं, रेस्पिरेशन के जैसी एक प्रोसेस को चला देते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होता है आपको पता है, रेस्पिरेशन के अंदर प्लांट ऑक्सीजन का अपटेक करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा ही होगा, अगर ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा होगा एनवायरनमेंट में तो ऑक्सीजन के अमाउंट के ज्यादा होने की वजह से प्लांट फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस को शो करने लगते हैं, ठीक है। तो अगर ऐसी कुछ एनवायरमेंटल कंडीशन होती है तो इन सब चीजों को ओवरकम करने के लिए हमारे जो प्लांट है ना, उन्होंने एक अलग से साइकिल चलाई, और वो साइकिल आपकी कहाँ पे चलेगी वो चीज हम समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए, हमने जब C3 साइकिल की बात करी थी तो हमने कहा था कि हमारा C3 साइकिल कहाँ पे होता है कि नॉर्मल हमारी मीजोफिल सेल्स हैं और इन मीजोफिल सेल्स के अंदर हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा C3 साइकिल का कंडक्शन हो रहा है, राइट। हमने जब लीफ का एनाटॉमी देखा था तो हमने कहा था कि दो टाइप की आपकी सेल्स होती हैं, एक होती है पैलिसेड सेल्स और एक होती है मीजोफिल सेल्स। मैक्सिमम हमारा फोटोसिंथेसिस इन्हीं सेल के अंदर कंडक्ट होता है। मीजोफिल सेल्स की हमने बात करी थी कि C3 साइकिल हमारा मीजोफिल सेल में कंडक्ट हो रहा था, राइट। जब C4 साइकिल आती है, ऑब्वियस सी बात है, अगर प्लांट एक नई साइकिल को अडेप्ट कर रहे हैं तो उसे कुछ ना कुछ ऐसी सेल्स या टिश्यू बनाने पड़ेंगे जिसकी वजह से जहां पे वो C4 साइकिल कंडक्ट हो सके, है ना। क्योंकि C3 तो ऑलरेडी प्लांट में चल रही है, बट C3 की बजाय उन्हें C4 भी चलानी है, ठीक है, क्योंकि आपके पास हाई टेम्परेचर की कंडीशन है, ड्रॉट की कंडीशन जनरेट होगी और ऑक्सीजन का कंटेंट भी ज्यादा हो गया। ऐसी कंडीशन में प्लांट एक स्पेसिफिक टाइप के एनाटॉमी शो करते हैं। एनाटॉमी का मतलब एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर वो शो करेंगे। नॉर्मल जो हमने स्ट्रक्चर देखा था उसमें हमने क्या कहा था, एक सेकेंड गाइस, क्रंच एनाटॉमी। देखिए, नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्लांट में जो हमारी लीफ होती है उसका स्ट्रक्चर आप देखते हो, सबसे ऊपर हमारी एपिडर्मल लेयर होती है, उस एपिडर्मल लेयर के नीचे हमारा पैलिसेड टिश्यू मतलब पैलिसेड सेल्स प्रेजेंट होती हैं और इन पैलिसेड्स के नीचे हमारी मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, राइट। ये हमारी मीजोफिल सेल्स है और इन्हीं के अंदर हमारा इन पैलिसेड्स में आपके क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और हमारी मीजोफिल सेल में हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा C3 साइकिल कंडक्ट हो रहा होता है, ये हमने डिस्कस किया। जब आपके प्लांट के पास ड्रॉट कंडीशन है तो ऑब्वियस सी बात है उसे इन सेल्स के अंदर भी चेंज करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि अगर हाई टेम्परेचर वाली कंडीशन है तो यहाँ से आपका ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा हो रहा है, वाटर का यहाँ पे वाटर भी हमारा ज्यादा रिलीज हो रहा है ना, तो प्लांट को ऐसी एनाटॉमी अडेप्ट करनी पड़ेगी जिससे वो सारी कंडीशंस को, सारा किस्सा ही खत्म कर दे, सारी प्रॉब्लम को ही खत्म कर दे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो प्लांट होते हैं वो C4 साइकिल को शो करने के लिए एक स्पेसिफिक एनाटॉमी शो करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रंच एनाटॉमी। तो हम कह सकते हैं क्रंच एनाटॉमी एक्चुअली क्या होता है कि द लीफ ऑफ C4 प्लांट शो स्पेसिफिक टाइप ऑफ लीफ एनाटॉमी, उसे हम क्रंच एनाटॉमी कह रहे हैं। और इस क्रंच एनाटॉमी में हम देखते हैं कि जो क्लोरोप्लास्ट है इट इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। जैसे कि आपके C3 प्लांट में हमने देखा ना कि हमारे पास मेसोफिल सेल और पैलिसेड सेल्स होती हैं, यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि हमारे पास दो टाइप की सेल्स होंगी। कौन सी सेल्स होंगी? एक होगी मेसोफिल सेल्स, दूसरी हमारी होगी बंडल शीथ सेल। देखो जी,
मीजोफिल सेल्स की कहानी आपको पता है, मीजोफिल सेल्स होती है नॉर्मल हमारी मीजोफिल सेल्स है। नई जो चीज यहाँ पे आई है दैट इज बंडल शीथ सेल। देखो, अगर मैं इस एनाटॉमी को आपको समझाना चाहूँ डायग्रामेटिकली तो मैं ये कह सकती हूँ, प्लांट की लीफ है, उस लीफ में हम देखते हैं कि सेंटर में हमारे पास ये समझ लीजिए हमारा स्टेलर सिस्टम प्रेजेंट है। स्टेलर सिस्टम का मतलब यहाँ पे आपका जाइलम और फिलोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है। इस जाइलम और फिलोएम के अराउंड हमारे यहाँ पे कुछ सेल्स होती हैं और ये सेल्स थोड़ी सी बड़ी बड़ी होती है कंपैरेटिवली। जो साइज आपकी मेसोफिल सेल्स का होता है ना, उनके कंपैरिजन में ये सेल्स हमारी बड़ी होती है और इन सेल्स के अराउंड आपकी मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है, ठीक है जी। तो हम यहाँ पे अपनी मेसोफिल सेल्स को शो कर लेते हैं, बट क्योंकि मेसोफिल सेल्स इन सेल्स के कंपैरिजन में थोड़ी सी हमारी छोटी होगी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की जो एनाटॉमी है उसे हम कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। इसमें दो टाइप से आपको क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं, मतलब यहाँ पे जो क्लोरोप्लास्ट होगा वो डायमॉर्फिक होगा। डायमॉर्फिक का मतलब दो मॉर्फोलॉजी वो शो कर रहा है। एक वो क्लोरोप्लास्ट है जो मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है और एक वो क्लोरोप्लास्ट है जो बंडल शीथ सेल के अंदर प्रेजेंट है। इसके एनाटॉमी में हम देखें तो दीज आर मेसोफिल सेल्स, ये होती है हमारी बंडल शीथ सेल। याद कैसे रखेंगे आप, सेंटर में हमारा वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है जी। और वेस्कुलर सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्कुलर बंडल भी बोलते हैं, है ना। तो उसी बंडल को कवर करने वाली आपकी लार्ज सेल्स क्या होती है, बंडल शीथ सेल। शीथ का मतलब होता है कवरिंग और ये कवर करके रखी हुई है, तो ये हो गया बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। ये कुछ इस तरीके की एनाटॉमी को ही हम लोग कहते हैं क्रैंज एनाटॉमी। अब इस एनाटॉमी का फायदा क्या हुआ, पहली चीज तो ये इन्होंने बंडल शीथ को इतने अच्छे से सराउंड करके रखता है कि ये वाटर का सबसे कम यहाँ पे होने देता है, ट्रांसपिरेशन कम होने देता है, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट आपका डायमॉर्फिक होता है, दो मॉर्फोलॉजी शो करता है। एक वो क्लोरोप्लास्ट जो कि आपका कहाँ पे प्रेजेंट है, जो आपका यहाँ पे प्रेजेंट है यानी कि मेसोफिल सेल में, और एक वो क्लोरोप्लास्ट जो हमारे प्रेजेंट है इन बंडल शीथ सेल में। अब इन दोनों क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या डिफरेंस होगा वो चीज आपको समझनी है, ठीक है जी। क्या डिफरेंस होगा यहाँ पे, तो हम थोड़ा सा यहां से समझते हैं कि हमारे जो दोनों टाइप के बंडल सॉरी इनके अंदर जो हमारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है उन क्लोरोप्लास्ट के अंदर आपका क्या डिफरेंस होता है। फर्स्टली तो देखिए, जो क्लोरोप्लास्ट आपका होगा किसमें होगा, हमारा जो वेस्कुलर बंडल के अराउंड जो हमारी बंडल शीथ प्रेजेंट है, इसके अंदर जो हमारा क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है ये कंपैरेटिवली लार्जर होता है। अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं तो यहाँ पे हमारा क्लोरोप्लास्ट कैसा होता है, लार्जर होता है। लार्जर होगा, साइज में आपको देखने को मिलेगा और उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा स्टार्च ग्रेन उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, ठीक है जी। स्टार्च ग्रेन के साथ साथ यहाँ पे ये जो क्लोरोप्लास्ट आपका बंडल शीथ में प्रेजेंट है ना, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर आप देखोगे कि इनके पास ग्रेना नहीं है, लैकिंग ऑफ ग्रेना। ग्रेना याद है ना आपको, नॉर्मल हमने जब यहाँ पे स्ट्रक्चर डिस्कस करी थी तो मैंने आपको बताया था कि इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये जो आपके प्रेजेंट है ना थाइलोकोइड के स्टेक्स, इनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रेना। और जो बंडल शीथ के अंदर आपके ग्रेना प्रेजेंट है, इनके अंदर ग्रेना प्रेजेंट नहीं होते। अब आप कहोगे ग्रेना ही नहीं है तो पिगमेंट कहाँ होगा, और पिगमेंट कहाँ होगा, तो देखिए थाइलोकोइड तो प्रेजेंट है बट ग्रेना नहीं है, यानी कि स्टेक्स प्रेजेंट यहाँ पे नहीं है। इंस्टेड ऑफ इट इसके पास स्टार्च ग्रेन प्रेजेंट होता है। वहीं अगर हम मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इनके पास ग्रेना भी होता है और ये कंपैरेटिवली स्मॉलर भी होते हैं साइज में, ठीक है जी। इतनी बातें आपको समझ में आ गई। और यहाँ पे हम देखेंगे जो क्रैंज एनाटॉमी है उसमें हम देखेंगे बंडल शीथ जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है अराउंड द वेस्कुलर सिस्टम, इसीलिए हम उसे कहते हैं बंडल शीथ, ठीक है। ये तो हो गई स्पेसिफिक एक क्रैंज एनाटॉमी की बात कि लीफ और प्लांट के अंदर हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइप की एनाटॉमी लीफ के अंदर हमें देखने को मिलती है, दैट इज नोन एज क्रैंज एनाटॉमी। और इस क्रैंज एनाटॉमी के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वो डायमॉर्फिक होता है, ठीक है। तो अब ये दो टाइप की सेल्स है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे दोनों ही सेल्स के अंदर हमारा प्रोसेस चलने वाला है। प्रोसेस हमने क्या कहा, मतलब कार्बन का फिक्सेशन।
तो हम देखेंगे कि मेसोफिल सेल्स एज वेल एज हमारा जो बंडल शीथ सेल है दोनों के अंदर ही कार्बन का फिक्सेशन होता है। अब हम शुरू करते हैं हमारी C4 साइकिल को, जिसे हम कहते हैं हैच स्लैक पाथवे और द C4 पाथवे। ठीक है, ओके जी, शुरू करें। एक सेकेंड गाइस, यस, यहां से हम शुरू करते हैं हमारी C4 साइकिल को। C4 साइकिल को शुरू करने से पहले सबसे पहले हमने कहा हम इसकी लोकेशन को यहाँ पे लिख लेते हैं। इसका लोकेशन कहाँ होगा? इसका लोकेशन होगा दोनों में ही, मेसोफिल सेल्स एज वेल एज आपका बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, बंडल शीथ सेल्स और मेसोफिल सेल्स, क्योंकि दोनों के पास ही क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि इस साइकिल को ना हम लोग बाइकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस भी कह देते हैं। अब आप कहेंगे बाइकार्बोक्सिलेशन हमने क्यों कहा? देखो, याद कीजिए C3 साइकिल के अंदर हमने 3 स्टेप याद किए थे कि एक C3 साइकिल के अंदर मेनली 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप हमारा होता है कार्बोक्सिलेशन, जिसके अंदर हम लोग कार्बन का फिक्सेशन करते हैं। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन। दूसरा हमारा स्टेप था रिडक्शन, जहां पे हमने रिडक्शन किया था हमारे केमिकल एनर्जी इंटरमीडिएट की हेल्प से। तीसरा हमारा स्टेप था रीजनरेशन, जिसमें हमने राइबोलोज बिसफॉस्फेट का रीजनरेशन किया था, साथ ही साथ हमने शुगर को सिंथेसाइज किया था। ठीक है, आपको दोनों साइकिल याद रखनी है, C3 भी और C4 भी, क्योंकि दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जब हम C4 साइकिल की बात करते हैं तो एक चीज तो इससे इसके नाम से हमें ये क्लियर हो गई कि इसका जो स्टेबल कंपाउंड होगा वो 4 कार्बन का होगा, और ये कौन सा होगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। मतलब इसका जो फर्स्ट हमारा अडेप्टर है, फर्स्ट हम कह सकते हैं किसका? हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके लिए जो फर्स्ट अडेप्टर होगा वो कौन होगा? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। C3 साइकिल के अंदर हम दोनों को कंपेयर करते हुए भी चलेंगे। C3 साइकिल के अंदर हमारा फर्स्ट अडेप्टर कौन था? दैट इज राइबोलोज बिसफॉस्फेट। याद है ना? तो बाइकार्बोक्सिलेशन हमने इसलिए कहा क्योंकि C3 साइकिल के अंदर कार्बोक्सिलेशन एक बार हो रहा था। यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन जो है वो आपका कैसा होगा? बीटा, हम इसे कार्बोक्सिलेशन कहते हैं। 2 कार्बोक्सिलेशन की यहाँ पे रिएक्शंस होती हैं, इसलिए हम इसे बाइकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस कह देते हैं। अब ये 2 कार्बोक्सिलेशन कहाँ होगा? अब 2 टाइप की सेल्स है तो 2 जगह ही कार्बोक्सिलेशन होगा ना। तो एक कार्बोक्सिलेशन होगा आपकी क्लोरोप्लास्ट में और दूसरा होगा बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए हम इसे बाइकार्बोक्सिलेशन पाथवे भी कह देते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है जी। अब हम मेन आपकी हैच-स्लैक पाथवे की बात करते हैं। तो C3 साइकिल के अंदर हमारे पास 3 स्टेप थे, वैसे ही C4 साइकिल के अंदर हमारे पास 4 स्टेप्स होते हैं। अब ये 4 स्टेप्स कौन से हैं? तो इन 4 स्टेप्स की अगर बात करते हैं आप, तो ये 4 स्टेप्स हैं हमारे, और ये कौन से 4 स्टेप्स हैं? सबसे पहला स्टेप दैट इज सबसे पहला हमारा जो स्टेप है ये है हमारा कार्बोक्सिलेशन। ठीक है जी, ऑब्वियस सी बात है, हमें कार्बन का फिक्सेशन करना है तो पहला हमारा कार्बोक्सिलेशन होगा। दूसरा हमारा स्टेप होता है ब्रेकडाउन, तीसरा होगा स्प्लिटिंग, और स्प्लिटिंग के बाद में हमारा 4th स्टेप होता है फॉस्फोरिलेशन। ठीक है जी, अब हम लोग इनको समझते हैं। ठीक है, हम इस पार्ट को इरेज कर लेते हैं। C3 साइकिल की हमें अभी जरूरत नहीं है, हम उसको बाद में कंपेयर करके देख लेंगे कि C3 और C4 में आपका क्या डिफरेंस है और आपको क्या चीजें याद रखनी है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई कि ये हमारा बाइकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस है, 2 बार यहाँ पे कार्बोक्सिलेशन होगा। तो जैसे कि हमने लास्ट में हमारी C3 साइकिल को कंप्लीट किया था, वैसे ही हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहला हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट स्टेप, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलेशन। इस कार्बोक्सिलेशन के प्रोसेस में क्या होने वाला है वो चीज यहाँ से हम समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग स्टेप बाय स्टेप करने के बाद हम जाएंगे हमारी मेन साइकिल के ऊपर। ठीक है, कार्बोक्सिलेशन
देखिए सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन हमारा कहाँ होगा, क्लोरोप्लास्ट में होगा। क्लोरोप्लास्ट में भी कहाँ, मीजोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में ये कार्बोक्सिलेशन होने वाला है। मैंने कल ही बताया था कार्बोक्सिलेशन का मतलब है CO2 का एडिशन। हमें CO2 का एडिशन करना है। CO2 का एडिशन करना है तो हमें पहले कुछ ना कुछ तो चाहिए। जैसे राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ के C3 साइकिल के अंदर हमारा अल्फा कीटो एसिड बना रहा था और अल्फा कीटो एसिड से हमारा एक स्टेबल कंपाउंड बना था जिसे हमने कहा था फोस्फोग्लाइसरिक एसिड। वैसे यहाँ पे भी तो हमें कुछ चाहिए होगा ना, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक 3 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, एक 3 कार्बन कंपाउंड है जो कि आपका मेसोफिल सेल के अंदर प्रेजेंट है। ये 3 कार्बन का कंपाउंड कहता है कि मैं ऑक्सीजन को लूंगा और मैं ऑक्सीजन को लेने के बाद क्या बनाऊंगा, फोस्फोफिनोल पायरुवेट। अब इतनी बात तो हमने पहले ही कर ली थी कि वो 3 कार्बन कंपाउंड हमारा होने वाला है और उस 3 कार्बन कंपाउंड से हमारा क्या बनेगा, ये 3 कार्बन कंपाउंड हमारा क्या है, फोस्फोफिनोल पायरुवेट। और ये फोस्फोफिनोल पायरुवेट कहेगा कि भी मैं कार्बन डाइऑक्साइड को कलेक्ट करूंगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर और मैं उसे बनाऊंगा ऑक्सैलो एसीटेट या ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ठीक है, यहां से मैंने ये चीज आपको, यस ये थोड़ा सा हमारा हो गया था। तो इसमें फर्स्ट हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सेप्टर होता है दैट इज फोस्फोफिनोल पायरुवेट, क्योंकि स्टेबल कंपाउंड हमारा ऑक्सैलो एसीटेट बनता है, फोस्फोफिनोल पायरुवेट। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, राइट। यस, तो ये एक फोस्फोफिनोल पायरुवेट जो कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट है, ये कहता है कि मैं 3 कार्बन का कंपाउंड हूं और मुझे एक और कार्बन चाहिए ताकि मैं ऑक्सैलिक एसिटिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाऊं। ठीक है, क्योंकि ये हमारा एक स्टेबल कंपाउंड है, तो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए फोस्फोफिनोल पायरुवेट क्या करता है, हम इसे फोस्फोफिनोल पायरुवेट लिखें। यहाँ पे हम लिख सकते हैं फोस्फोफिनोल पायरुवेट, और ये फोस्फोफिनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेशन कराएगा, मतलब CO2 का एडिशन होगा। और ये कहा CO2 के साथ साथ हम क्या कहेंगे, वाटर के साथ। ठीक है, वाटर के साथ इसका एडिशन होगा और ये क्या बनाएगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट। अगर मैं इसकी रिएक्शन यहाँ पे लिखना चाहूं तो मैं लिख सकती हूँ कि फोस्फोफिनोल पायरुवेट प्लस में हमारा CO2 प्लस में वाटर मॉलिक्यूल। एंजाइम कौन सा होगा यहाँ पे, एंजाइम्स के साथ साथ में मैं आपको यहाँ पे बताती चली हूँ। तो एंजाइम हमारा कौन सा होने वाला है, PEP कार्बोक्सिलेज। देखो एंजाइम को याद करना ना बहुत इजी है। जब आपको दिख गया ना कार्बोक्सिलेज एंजाइम, मतलब वो कार्बोक्सिलेशन कराएगा। अगर आपको ये पता है कार्बोक्सिलेशन करना है तो हम कार्बोक्सिलेज एंजाइम ले लेंगे। अगर हमें ये पता है कि कार्बोक्सिलेज का फंक्शन क्या है तो हमें पता चल जाएगा कि स्टेप क्या है, कार्बोक्सिलेशन है। ठीक है जी, तो फोस्फोफिनोल पायरुवेट का हमें क्या कराना था, हमें कराना था कार्बोक्सिलेशन, इसलिए हमने क्या ले लिया, फोस्फोफिनोल कार्बोक्सिलेज ले लिया। ये भाई साहब ने कार्बोक्सिलेशन करा दिया और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना दिया। ठीक है, अब हमारा सेकंड स्टेप आएगा। यहां से हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया, दैट इज कार्बोक्सिलेशन। सेकंड स्टेप की बात करते हैं हम लोग ब्रेकडाउन की। ब्रेकडाउन में क्या होगा, यहाँ पे आपका ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ना बहुत ही दुखी है। ठीक है, ये दुखी क्यों है, इसने कहा कि मैं अच्छा भला था, मैं अच्छा भला घूम रहा था, लेकिन इन लोगों ने फोस्फोफिनोल पायरुवेट से मुझे बना दिया और अब मैं खुश नहीं हूं, मुझे अब टूटना है। ठीक है, ये कहेगा मुझे टूटना है तो ये टूटेगा और ये 2 पार्ट में टूटेगा। ठीक है, कैसे टूटेगा, हम कहेंगे कि इट विल डिसइंटीग्रेट इनटू 4 कार्बन कंपाउंड। और ये 4 कार्बन कंपाउंड कौन से होंगे, पहला जो इसका 4 कार्बन कंपाउंड होगा दैट इज मैलेट। ठीक है, दूसरा इसका 4 कार्बन कंपाउंड कौन सा होगा, एस्पार्टेट। ठीक है, अगर हम साइड की बात करें तो अभी तक ये जो रिएक्शन हो रही है ये मेसोफिल सेल के अंदर ही हो रही है। ठीक है, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट में हो रही है। क्या हमने कहा क्लोरोप्लास्ट में, मेसोफिल सेल के क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारा कार्बोक्सिलेशन होना है और इस कार्बोक्सिलेशन के लिए सबसे पहला जो हमारा एक्सेप्टर होता है दैट इज फोस्फोफिनोल पायरुवेट। ये फोस्फोफिनोल पायरुवेट हमारे कार्बन को एक्सेप्ट करता है, कार्बोक्सिलेशन होता है और उसके बाद बन जाता है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड या ऑक्सैलो एसीटेट। अब ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड डिसइंटीग्रेट होगा 4 कार्बन कंपाउंड मैलेट के अंदर या फिर एस्पार्टेट के अंदर।
अंदर, ठीक है। जनरली हमें जो साइकिल्स के डायग्राम मिलते हैं उसके अंदर हम देखते हैं कि हमें सिर्फ मैलिक एसिड या मैलेट ही दिया हुआ है, वहां पे एस्पार्टेट आपको नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि ओक्सैलोएसिटिक एसिड या तो आपका मैलेट बनाता है या फिर बनाता है एस्पार्टेट, जो कि दोनों ही 4 कार्बन के हमारे कंपाउंड है। अब इस रिएक्शन के अंदर जो हमारा एंजाइम इन्वॉल्व होता है उसका नाम भी हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं कि ये एंजाइम है हमारा ट्रांसएमिनेज, हम उसे कह सकते हैं। ट्रांसएमिनेज का मतलब इन दोनों को कन्वर्ट करने वाला, ठीक है। और दूसरा हमारा कौन सा होगा, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, और हम यहाँ लिख सकते हैं इसको साथ ही साथ ट्रांसएमिनेज, ठीक है जी। ये 2 एंजाइम्स हमारे इन्वॉल्व होने वाले हैं, ऐसे हमारा रिएक्शन बनेगा। तो हम अगर इस रिएक्शन को लिखें तो हम लिख सकते हैं कि ऑक्सैलोएसिटेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम मैलेट डिहाइड्रोजनेज और ट्रांसएमिनेज इट विल कन्वर्ट इनटू मैलेट और एस्पार्टेट, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है दैट इज स्प्लिटिंग, ठीक है। अब मैं इस पार्ट को इरेज कर लेती हूँ। तो हमारे 2 पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गए। हमने कार्बोक्सिलेशन कर लिया। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या था, हमने कार्बन डाइऑक्साइड का एडिशन किया, क्योंकि इन द लास्ट चाहे आपके C3 साइकिल हो चाहे आपका C4 साइकिल हो, हमें क्या करना है, कार्बन का फिक्सेशन करना है। और ऑब्वियसली बात है, कार्बन का फिक्सेशन करना है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड तो चाहिए ही चाहिए। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड हमने यहाँ से ली, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट के साथ उसने 4 कार्बन कंपाउंड बनाया, जिसके ऊपर हमारा C4 साइकिल का नाम है, दैट इज ऑक्सैलोएसिटिक एसिड। और उसके बाद उसका ब्रेकडाउन हुआ 2 पार्ट के अंदर, दैट इज मैलेट एंड एस्पार्टेट। अब ये मैलेट और एस्पार्टेट का यहाँ पे स्प्लिटिंग होने वाला है। स्प्लिटिंग क्यों, देखिए यहाँ पे ना हमने कहा था स्प्लिटिंग होगा। अब स्प्लिटिंग क्या होगा, मतलब टूटना। स्प्लिटिंग कैसे होगी कि इस मैलेट का या आप कहो एस्पार्टेट का क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा। ऑब्वियसली बात है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड को कहां पहुंचाना है, C3 साइकिल के पास पहुंचाना है। C3 साइकिल जो कि बंडल शीथ के अंदर हो रही है, ठीक है। C4 प्लांट के अंदर जो हमारी C3 साइकिल है, इट इज स्पेसिफाइड टू द बंडल शीथ, और बंडल शीथ के पास हमें क्या पहुंचानी है, कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचानी है ना। ये कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचेगी तभी तो C3 साइकिल उसका फिक्सेशन कर पाएगा। तो ये आपका मैलेट एंटर करता है किसके अंदर, ये एंटर करता है बंडल शीथ में। तो देखिए पहले जो 2 स्टेप थे, कार्बोक्सिलेशन और ब्रेकडाउन, ये 2 स्टेप आपके कंप्लीट होते हैं मेसोफिल सेल में, और स्प्लिटिंग एंड फॉस्फोरिलेशन ये होते हैं बंडल शीथ में। रीजन इज क्योंकि जो C3 साइकिल है वो बंडल शीथ के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। तो हमारा जो मैलेट है उसका डीकार्बोक्सिलेशन होगा। डीकार्बोक्सिलेशन के बाद वो क्या बनाएगा, CO2 निकल जाएगा, प्लस में बन जाएगा हमारा पाइरुवेट। ये जो पाइरुवेट है, ठीक है, पाइरुवेट बन गया। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करेगा कैल्विन साइकिल में, और वहां से इसका हो जाएगा फिक्सेशन, और फिक्सेशन के बाद हमें मिलेगा ग्लूकोज, या हम कह सकते हैं यहीं से हमारा वापस जनरेशन हो जाएगा, किसका, रीजनरेशन हो जाएगा आपके राइबोलोज बिसफॉस्फेट का। ये साइकिल ऑलरेडी हमने कल के लेक्चर में कंप्लीट करी। पाइरुवेट के साथ अब क्या होगा, ठीक है। अब पाइरुवेट के साथ क्या होगा, देखिए पाइरुवेट का यहाँ पे फॉस्फोरिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारा जो स्टेप है दैट इज फॉस्फोरिलेशन, और इस फॉस्फोरिलेशन के प्रोसेस में हम देखते हैं कि ये पाइरुवेट वापस मेसोफिल सेल के पास चला जाता है, और वहां पे जाने के बाद ये एटीपी की वजह से इसका हमें फॉस्फोरिलेशन कराना। देखो फॉस्फोरिलेशन जहां पे आपका स्टेप लिखा हुआ हो ना, समझ लेना हमें एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कराना है, हमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कराना है। जैसे कार्बोक्सिलेशन का मतलब था CO2 का एडिशन, वैसे ही आपके फॉस्फोरिलेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। तो पाइरुवेट के अंदर अगर हमें फॉस्फेट ग्रुप को ऐड कराना तो ऑब्वियस सी बात है हमें ATP तो चाहिए, तो ATP प्लस में इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, और हमारा रिएक्शन क्या बनेगा, यहाँ पे बन जाएगा हमारा फोस्फोफिनोल पाइरुवेट। ठीक है जी, ये हमारा रीजनरेशन हो गया ना, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट, जो अगेन वापस जाके आपकी वही साइकिल चलेगी, फोस्फोफिनोल पाइरुवेट, इससे फिर से आपका कार्बोक्सिलेशन हो गया, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बनेगा, फिर उसका मैलेट और एस्पार्टेट में टूटेगा, देन मैलेट वापस आपका किसमें, आपका पाइरुवेट में कन्वर्ट होगा, पाइरुवेट वापस से एंटर कर जाएगा उसी साइकिल में। तो इससे हमारी C4 साइकिल चलती है। तो फोस्फोफिनोल पाइरुवेट के साथ हमें और क्या मिलेगा, यहाँ पे AMP, और AMP के साथ में हमारा यहाँ पे हमें पायरो फॉस्फेट।
अच्छा जी, अब एंजाइम्स की भी बात कर लेते हैं कि जब मैलेट से हमारा यहाँ पे पायरुवेट बना था तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम था, और जब फॉस्फोरिलेशन हुआ तो इसका नाम है, इस एंजाइम का नाम हम यहाँ से लिख लेते हैं, इस एंजाइम का नाम जो यहाँ पे इन्वॉल्व होने वाला है दैट इज पायरुवेट फॉस्फोकाइनेज। एक चीज आपको याद रखनी है, काइनेज एंजाइम हमेशा फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन कराता है, इसीलिए काइनेज हमेशा फॉस्फोरिलेशन कराता है। जब हमें रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप कराना होता है ना, तो वहां पे आपका एक एंजाइम आता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फेटेज। इससे भी आपका क्वेश्चन आता है कि काइनेज एंजाइम की एक्टिविटी बताइए, तो आपको ऑप्शन में मिलेगा एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। आपसे पूछेगा फॉस्फेटेज की एक्टिविटी बताइए, तो आप बताओगे रिमूवल ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो यहां से हमारा C4 साइकिल कंप्लीट हो जाता है। अब हम इसे डायग्रामेटिकली फॉर्म में देख लेते हैं कि हमारा C4 साइकिल किस तरीके से कंडक्ट होता है। ठीक है जी, ओके, सॉरी, यस, हियर इज आवर C4 साइकिल। ठीक है, तो C4 साइकिल, सबसे पहली चीज हमने कहा था कि C4 साइकिल होने का मतलब ये नहीं है कि प्लांट के अंदर C3 साइकिल नहीं होगी। ऑफ कोर्स प्लांट के अंदर हमारी C3 साइकिल भी कंडक्ट होगी, और ये C3 साइकिल C4 साइकिल साइमल्टेनियसली चलती है। बट C4 साइकिल के अंदर हमारे दो सेल्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है मेसोफिल सेल और दूसरा होता है बंडल शीथ सेल। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन आए तो आप में से क्रॉस आंसर कर सकते हो कि हमारा यहाँ पे जब बंडल शीथ सेल के पास भी क्लोरोप्लास्ट है, मेसोफिल सेल के पास भी क्लोरोप्लास्ट है, तो दो सेल्स का इन्वॉल्वमेंट क्यों है C4 साइकिल में? एक ही सेल के अंदर ये पूरा साइकिल कंप्लीट क्यों नहीं होता? उसका रीजन ये है कि जो हमारी बंडल शीथ सेल्स होती है ना, इनका वॉल थिकन्ड होता है, इनमें CO2 ऐसे एंटर नहीं करता। इस CO2 एंटर कराने के लिए हमें मेसोफिल सेल की जरूरत पड़ती है, क्योंकि ये मेसोफिल सेल ही यहाँ से CO2 को फिक्स करके इस सेल में एंटर कराती है। क्योंकि इस सेल को क्या चाहिए, यहाँ यहीं पे तो बंडल शीथ सेल में हमारा केल्विन साइकिल हो रहा है, इस केल्विन साइकिल को C3 चाहिए, और वो C3 सिंपली डिफ्यूज नहीं हो सकता, सिंपली आपकी सेल डिफ्यूज नहीं कर सकती, क्योंकि बंडल शीथ सेल की जो आपकी हम लोग कह सकते हैं इसका जो मेम्ब्रेन होता है, इसका जो सेल वॉल होता है वो थिकन्ड होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे CO2 का सिंपल डिफ्यूजन नहीं हो सकता, इसलिए हमें मेसोफिल सेल की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो मेसोफिल सेल का काम क्या है? मेसोफिल सेल का काम है कि यहाँ से CO2 को लेके जाना और यहाँ पे CO2 को छोड़ देना, ताकि इस केल्विन साइकिल को CO2 मिल सके और वो CO2 का फिक्सेशन कर सके। ठीक है, पूरी साइकिल को रिवाइज करते हैं फटाफट से। तो हमने क्या देखा कि C4 साइकिल के अंदर हमारी दो सेल्स इन्वॉल्व होती हैं, मेसोफिल सेल्स और बंडल शीथ सेल्स। C4 प्लांट जो होते हैं, जिन प्लांट के अंदर C4 साइकिल चलती है, उसके एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे लिखना चाहूंगी। देखिए, सबसे पहली चीज, ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, दिस वन इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट वन, कि कौन से वो प्लांट है जिनके अंदर C4 साइकिल होती है। तो C4 साइकिल के अंदर सबसे पहले हमसे एग्जांपल में आते हैं, ये मोनोकोट्स और डाइकोट्स दोनों के अंदर होती है। तो C4 प्लांट हमारे कौन से हैं? सबसे पहला शुगर केन का नाम आता है। ठीक है, शुगर केन के बाद एक और जो नाम है जिनके अंदर C4 साइकिल होती है, दीज आर मेज। मेज के साथ साथ मिलेट, मिलेट के साथ में सॉर्गम, जो अगेन हमारा एक मोनोकोट है, और सॉर्गम के साथ में हमारे कुछ डाइकोट्स भी होते हैं। और डाइकोट्स के अंदर क्या आएगा? देखिए, डाइकोट्स के अंदर हमारे एग्जांपल में है, सबसे पहला है सिनोपोडियम, ठीक है, सिनोपोडियम के बाद है एमेरंथस। ये तो हो गया कि अगर एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट ऐसे एग्जाम्पल देके पूछे तो, मतलब ऑप्शन में वो आपको दे देगा शुगर केन, मिलेट या कुछ और आपका डाल देगा, तब आपसे पूछेगा कि कौन से हमारे C4 प्लांट है। एक वो दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है कि वो आपसे सीधा डायरेक्ट फैमिली के थ्रू पूछ सकता है कि कौन सी ऐसी फैमिली है जिनके अंदर C4 साइकिल चलता है। तो फैमिली की अगर बात आ जाए तो देखो, सीनोपोडियम से आपको याद रखना है सीनोपोडिएसी फैमिली। ठीक है, सीनोपोडियम जो कि हमारा एक डाइकोट है, उसी से हम याद रखेंगे सीनोपोडिएसी फैमिली, कि ये वो फैमिली है जिसके अंदर हमारा क्या चलता है? C4 साइकिल चलता है। और C4 साइकिल के साथ वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्रैंजनोटमी कौन सी फैमिली में पूछेगा, क्योंकि क्रैंजनोटमी हमारे C4 प्लांट में ही होती है। ठीक है, दूसरी हमारी फैमिली है ग्रामिनिए फैमिली। ठीक है जी,
और इस ग्रामिनी फैमिली के अलावा एक और हम याद कर सकते हैं साइप्रेसी फैमिली, सिप्रेसी फैमिली। ठीक है, तो इस तरीके से भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम साइकिल को रिवाइज करते हैं। हमने कहा कि C4 प्लांट के अंदर ये स्पेसिफिक टाइप की एनाटॉमी होती है, उसमें दो टाइप का सेल्स होता है, एक होता है हमारा मेसोफिल सेल्स और उस मेसोफिल सेल के अंदर हमारी होती है बंडल शीथ सेल्स जो कि थोड़ी आपकी थिकंड होती है। ये दो टाइप के सेल्स होने की वजह से, ये दो टाइप के सेल्स होने की वजह से क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर डायमॉर्फिक होता है। डायमॉर्फिक मतलब दो मॉर्फोलॉजी शो करता है। जो क्लोरोप्लास्ट मेसोफिल सेल में प्रेजेंट है वो थोड़े से छोटे होते हैं और छोटे होने के साथ साथ आपके हम लोग कह सकते हैं क्या हमने किया था, यस छोटे होते हैं और उनके अंदर ग्रैना प्रेजेंट होता है। लेकिन जो बंडल शीथ के हमारे क्लोरोप्लास्ट होते हैं उनके अंदर ना ही तो ग्रैना प्रेजेंट होता है और कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज होते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? बिल्कुल जी क्लियर है, एनाटॉमी क्लियर है। अब हम साइकिल की बात करते हैं। मेसोफिल सेल है, मेसोफिल सेल के अंदर CO2 सिंपल डिफ्यूजन से एंटर कर सकता है, तो CO2 यहां से एंटर करता है। मेसोफिल सेल के पास हमारा एक एंजाइम प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं फोस्फोफिनोल कार्बोक्सिलेज एंजाइम। ये कार्बोक्सिलेज एंजाइम कार्बोक्सिलेशन कराता है। अब सेल के पास कार्बन डाइऑक्साइड है और एंजाइम भी प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, फोस्फोफिनोल पायरुवेट जो कि 3 कार्बन का कंपाउंड है उसका कार्बोक्सिलेशन करा देते हैं। ये क्या करता है, एक और कार्बन डाइऑक्साइड को ऐड कर लेता है और ये बन जाता है ऑक्सैलो एसीटेट। ठीक है, ऑक्सैलो एसीटेट या हम इसे कहते हैं ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इसी स्टेबल कंपाउंड की वजह से हमारे साइकिल का नाम होता है C4 पाथवे, क्योंकि ये पहला स्टेबल कंपाउंड है जो कार्बोक्सिलेशन के बाद बना है और ये 4 कार्बन का कंपाउंड होता है। ऑक्सैलो एसीटेट डिसइंटीग्रेट होता है मैलेट में या फिर ये डिसइंटीग्रेट होगा एस्पार्टेट में। एस्पार्टेट में चाहिए डिसइंटीग्रेट हो, चाहिए मैलेट में डिसइंटीग्रेट हो, ये प्लाज्मोडिस्माटा के थ्रू एंटर करेगा बंडल शीथ सेल में। देखो मैंने आपको क्या बताया, मेसोफिल सेल के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस सिंपल डिफ्यूजन से एंटर कर जाती है, लेकिन बंडल शीथ में वो सिंपल डिफ्यूजन से एंटर नहीं करती। प्लांट के अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के पोर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडिस्माटा। ये प्लाज्मोडिस्माटा के थ्रू ही आपका मटेरियल जो है वो ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। तो मेसोफिल सेल से जब मैलेट ट्रांसफर होगा तो वो प्लाज्मोडिस्माटा के थ्रू ही ट्रांसफर होगा। दीज आर प्लाज्मोडिस्माटा, इनके थ्रू मैलेट एंटर करेगा किसमें, बंडल शीथ सेल में। अब मैलेट का हो जाएगा डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होगा कार्बोक्सिलेशन, मतलब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का रिमूवल हो जाएगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बंडल शीथ में एंटर करेगा, यहाँ पे केल्विन साइकिल की हेल्प से इसका फिक्सेशन हो जाएगा। हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट में बचा पायरुवेट। पायरुवेट बेचारा क्या करता है, वो वापस प्लाज्मोडिस्माटा के थ्रू एंटर करता है मेसोफिल सेल में, जहां पे उसका फॉस्फोरिलेशन होता है विद द हेल्प ऑफ दिस एटीपी मॉलिक्यूल। और इस फॉस्फोरिलेशन के बाद में वो क्या बन जाता है, फोस्फोफिनोल पायरुवेट, जो अगेन हमारी C4 साइकिल के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो ऐसे हम देखेंगे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन भी हो गया, हमारी बंडल शीथ की वजह से बहुत सारा वाटर का यहाँ पे लूज भी नहीं हो रहा, वाटर भी यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा। ठीक है, तो बहुत सारे फायदे होते हैं क्रैंच एनाटॉमी के एक प्लांट को। उसके एडवर्स कंडीशन के अंदर भी एक नॉर्मल कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पे फिक्सेशन होता है बिना किसी फर्दर लॉस के। ठीक है, तो आप देख सकते हो प्लांट कितनी स्पेसिफिक टाइप की एनाटॉमी शो करते हैं अपने एडवर्स कंडीशन से बचने के लिए। सो आई होप गाइस आपको समझ में आया होगा कि C3 और C4 साइकिल क्या है। फिर उसके बाद कल के लेक्चर में हमें एक और चीज देखनी है जिसे हम कहते हैं क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, और फोटो रेस्पिरेशन भी हम लोग उसी पार्ट में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हमारा फोटोसिंथेसिस का लेक्चर खत्म हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।